जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। सम सोर्सेस ये भी बताते हैं कि ये जो है थर्ड लार्जेस्ट है अगर पावर में हम देखें तो। देखिए, इंडियन एयरफोर्स जो है दो चीज़ों से डील कर रही है। एक तो क्या है, हमारे स्क्वाड्रन जो है वो शॉर्टफॉल में हो रहे हैं, मतलब कम स्क्वाड्रन है लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। वो भी हम बात करेंगे कितनों की रिक्वायरमेंट और अभी कितने हैं। और साथ ही में हमारा जो है मूव हो रहा है सेल्फ रिलायंस की तरफ। हम हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, स्पेशली डिफेंस में। तो इसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले हम थोड़ा सा जाते हैं हमारी हिस्ट्री में। क्या है हिस्ट्री? देखिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो जाता है उसके बाद हमें लगता है कि सिर्फ लैंड से, मतलब सिर्फ आर्मी और नेवी से अगर हम लड़ाई करेंगे तो ये हमारे देश के लिए, इतने बड़े देश के लिए सिर्फ हम कैपेबल नहीं रहेंगे लड़ने के लिए। हमारे लिए रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास क्या हो, एयर वॉरफेयर हो, हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हो, एयर डिफेंस हो। तो उसके रिक्वायरमेंट हमें समझ आ जाती है। उसके बाद फिर 1932 के टाइम पे हमारी जो है एयरफोर्स इस्टेब्लिश होती है। लेकिन देखिए 1932 का टाइम है, मतलब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, कॉलोनियल रूल में थे। तो 1932 में हमारी एयरफोर्स इस्टेब्लिश होती है एज ए रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल क्यों लगता है? क्योंकि ये हम कॉलोनियल रूल में थे और ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और उनकी ये ऑक्सिलरी एयरफोर्स थी। मतलब रूल तो उन्हीं का था बट हमारी इंडियन एयरफोर्स थी, तो काइंड ऑफ ऑक्सिलरी एयरफोर्स थी उनके लिए। तो रॉयल प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। 1932 में स्टेब्लिश होती है और रॉयल प्रीफिक्स इसमें ऐड कर दिया जाता है, जो कि 1950 के टाइम पे जब हम पूरी तरीके से रिपब्लिक हो जाते हैं, हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है, तो प्रीफिक्स रॉयल जो है इसको हटा दिया जाता है और एयरफोर्स का नाम बन जाता है इंडियन एयरफोर्स, जो कि आज के टाइम पे हमने देखा है सब जगह। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स जो है हमारी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है वर्ल्ड वॉर सेकंड में, 1965 की वॉर में, 1999 की वॉर में। तो सभी जहाँ भी जितनी भी लड़ाइयाँ होती है उसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें हमारे एयरक्राफ्ट्स की, तो अप्रैल 1 1933 को 6 जो है RAF ट्रेंड ऑफिसर्स बनते हैं। मतलब RAF क्या है? ये रॉयल एयरफोर्स के द्वारा ट्रेंड ऑफिसर्स आते हैं और 4 वेस्टलैंड वापिती बाईप्लेन्स रहते हैं। मतलब पहले हमारे अगर हम प्लेन्स की बात करें तो 4 वेस्टलैंड वापिती बाईप्लेन्स जो है ये हमारे यहाँ आते हैं, मतलब हमारी एयरफोर्स में आते हैं और पहली फ्लाइट इस्टेब्लिश होती है इसके थ्रू। उसके बाद ये सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी एयरफोर्स का रहता है 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, 1999 की वॉर में, जहाँ पे एयर पावर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मोटो क्या है इसका, तो मोटो है हमारा नभः स्पृशं दीप्तम, दैट इज इन इंग्लिश टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई विथ ग्लोरी क्या है? ये हमने श्रीमद् भगवद गीता के 11th नंबर के चैप्टर से इंडक्ट किया है। टच द स्काई विथ ग्लोरी कि हमें क्या करना है, स्काई को ग्लोरी के साथ टच करना है। उसका वैसे मीनिंग से कोई हमें इतना ध्यान नहीं देना है। उसके बाद ये जो है हमारा लोगो है। उसके बाद ये क्या है? राउंडल है। देखिए, हमारा कोई सा भी एयरक्राफ्ट अगर आप देखेंगे तो आसमान में उड़ेगा तो कैसे पता चलेगा किस देश का है? क्योंकि रफाल तो हमने भी लिया है, रशिया के पास भी है, दूसरे नेशंस के पास भी है। अब रफाल उड़ेगा तो कैसे पता चलेगा कि किस देश का है? तो राउंडल जो होता है, इंसिग्निया जो होता है हमारे देश का, वो हमें बताता है कि किस देश का है ये। तो हमारे एयरक्राफ्ट्स पे और हमारे यहाँ की जितनी भी चीज़ें रहती है उसके ऊपर कौन सा सिंबल बना रहता है? ये राउंडल बना रहता है। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया का है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके साथ ही अगर हम बात करें रैंक स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से एयरफोर्स में रैंक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप एयरमैन की पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, मतलब 2 होता है, एक तो नॉन कमीशन जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं जो एयरमैन की रैंक में रहते हैं। उसके बाद कमीशनड ऑफिसर्स रहते हैं जो आप एग्जाम देके ऑफिसर्स लेवल वाले जाते हैं, जो CDS के थ्रू जो जाते हैं, FCAT के थ्रू जो जाते हैं, तो वो क्या रहते हैं? कमीशनड ऑफिसर्स रहते हैं, मतलब SSB देके जो जा रहे हो आप। तो कमीशनड ऑफिसर्स में सबसे नीचे रहता है फ्लाइंग ऑफिसर, देन फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, देन विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। चीफ मार्शल ही चीफ ऑफ एयर स्टाफ की रैंक, मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो रहते हैं हमारे। अभी कौन है प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट करना है प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है। उसके बाद रहते हैं मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देखिए, ये जो रैंक है ये एक ऑनररी रैंक रहती है। ऑनररी रैंक मतलब क्या? एज अ ओनर प्रोवाइड की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे प्रमोशन होते होते आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये ऐसा है कि अगर आप कोई एक्सेप्शनल काम करते हैं हमारे एयरफोर्स में तो उसी को ये
रैंक दी जाती है। किसको मिली है ये भी आपको कमेंट में बताना है कि मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक ही पर्सन को आज तक मिल पाई है, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है कि किसको पहली, मतलब अभी तक सिर्फ एक ही इंसान को मिली है। जिस तरीके से आर्मी में फील्ड मार्शल होता है जो 2 लोगों को मिली है, के एम करियप्पा एंड सैम मानेकशॉ, वैसे ही हमारे एयरफोर्स में मार्शल होता है, वो भी एक ही इंसान को मिली है, तो उसका नाम आपको बताना है। तो ये क्या होता है, रैंक स्ट्रक्चर होता है ऑफिसर्स लेवल का। देखिए अगर हम एयरमैन की बात करें तो इसमें एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, कॉर्पोरल, सर्जेंट, जूनियर वारंट ऑफिसर एंड मास्टर वारंट ऑफिसर, ये एयरमैन होता है। जैसे आप ये अग्निवीर वाले एग्जाम से जाते हैं, इनके थ्रू यहाँ पे पहुंचते हैं। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से एयरफोर्स वर्क करती है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए जैसे हमारा पूरा देश चलता है, पूरा देश होता है, उसके अंदर स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाउन्स, विलेजेस होते हैं, और पूरा स्ट्रक्चर जो है सबको मैनेज करते हैं। जैसे पूरे देश को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, स्टेट को चीफ मिनिस्टर गवर्नर करते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को कलेक्टर करते हैं, मेयर करते हैं, उसके अंदर जो रहेगा विलेज तो पंचायत सरपंच करते हैं। तो वैसे ही एयरफोर्स का स्ट्रक्चर होता है और उसमें पर्टिकुलर चीज़ों को क्या है, उनके पर्टिकुलर हेड होते हैं जो उसको लीड करते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर की अगर हम बात करें तो चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, सबके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। उसके बाद होता है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल जो रहते हैं। फिर सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर देखें, देखो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एयर हेडक्वार्टर। सबसे ऊपर क्या रहता है, हेडक्वार्टर, मतलब सारे डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन रहेगा, कुछ भी अगर एयरफोर्स में चीज़ें लानी होगी तो वो कौन बताएगा, हेडक्वार्टर से पता चलेगा। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का न्यू दिल्ली में। अब हेडक्वार्टर के अंदर आ जाते हैं हमारे कमांड्स, मतलब पूरा जो देश है उसको हमने क्या कर रखा है, अलग अलग कमांड्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे ये वेस्टर्न हो गई, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हो गई, सेंट्रल कमांड हो गई, ईस्टर्न कमांड हो गई। इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, पूरे देश को अलग अलग कमांड्स में डिवाइड कर रखा है ताकि ये पूरा एरिया हो गया। अब एक कमांड को जो है अलग अलग स्टेशंस में डिवाइड करा है, उसको फिर विंग्स में डिवाइड किया, विंग्स को स्क्वाड्रन में किया, स्क्वाड्रन को फ्लाइट्स में किया, फ्लाइट को सेक्शन में किया। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एयरफोर्स का। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एयरफोर्स स्टेशन की, तो इसको एयर कोमोडोर ग्रुप कैप्टन रैंक वाले जो ऑफिसर रहते हैं वो लीड करेंगे, विंग्स को ग्रुप कैप्टन, स्क्वाड्रन को विंग कमांडर लीड करेंगे। स्क्वाड्रन जो होती है ना, बेसिक फाइटिंग यूनिट होती है, मतलब स्क्वाड्रन में ही आपके सारे एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, वहीं से एयरक्राफ्ट्स को ले जाया जाता है। फिर फ्लाइट्स होता है, इसको स्क्वाड्रन लीडर करता है और फ्लाइट लेफ्टिनेंट करते हैं। फिर सेक्शन होता है, ग्राउंड यूनिट्स होती है, इसमें अलग अलग टेक्निकल, रडार, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग ब्रांच के लिए रहता है। अब देखिए जो हमने कमांड्स की बात करी, ये जो 7 कमांड्स है, कौन कौन से 7 कमांड्स है, देखिए आर्मी में भी 7 कमांड है, एयरफोर्स में भी 7 कमांड है, और नेवी में कितनी कमांड है, नेवी में 3 कमांड्स है। ठीक है, नेवी में 3 कमांड्स है। देखिए एयरफोर्स की अगर हम बात करें कमांड्स की, तो वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, सदर्न, साउथ वेस्टर्न, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस। तो इस कमांड को हम देख लेते हैं। ईस्टर्न कमांड कहाँ लोकेटेड है हमारी, शिलोंग में। ईस्टर्न कमांड कहाँ लोकेटेड है, शिलोंग में। वेस्टर्न कमांड न्यू दिल्ली, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर, सेंट्रल इलाहाबाद एंड सदर्न कमांड जो है तिरुवनंतपुरम। तो टोटल हमारी 5 ऑपरेशनल कमांड है जो अभी बताइए। 5 क्या है, ऑपरेशनल कमांड है, मतलब जब भी ऑपरेशन होगा, कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करें, कुछ भी काम होगा तो इन कमांड का यूज़ किया जाता है 5 का। उसके अलावा 2 जो होती है हमारे फंक्शनल कमांड होती है। फंक्शनल मतलब दूसरे पर्पस से, जैसे ट्रेनिंग के पर्पस से और मेंटेनेंस के पर्पस से यूज़ किया जाता है। अब देखिए आप जाएंगे तो आपको अचानक से पहले से तो पता नहीं होगा एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो उसके लिए ट्रेनिंग की कमांड है आपकी पर्टिकुलर। बेंगलोर जो है ट्रेनिंग कमांड है, नागपुर जो है मेंटेनेंस कमांड है। बेंगलोर क्या ट्रेनिंग कमांड है, नागपुर मेंटेनेंस कमांड है। उसके बाद बेसिक ऑपरेशनल यूनिट हमने देख लिया, स्क्वाड्रन होता है। टोटल हमारे पास 7 कमांड है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो होते हैं हमारे प्रोफेशनल हेड होते हैं, जो कि आपको नाम बताना है कौन है अभी प्रेजेंट। अगर हम देखें तो अराउंड 60 एयर बेसेस है हमारे पूरे नेशन में। उसका वेस्टर्न एयर कमांड काफ़ी बड़ी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो रहते हैं, एयर चीफ मार्शल, वही कमांडर रहते हैं और अलग ऑफिसर से उनको असिस्ट किया जाता है। अब देखिए एयरक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, देखिए हमने बात करी एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, उसके रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरीके से एयरफोर्स को बनाया जाता है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम एयरफोर्स के लिए बताइए, आप आर्मी और नेवी का बताया है, तो आई हैव कम विद दिस वीडियो।
अब देखिए एयरक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये पहला होता है हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट मतलब जो भी फ्लाई कर रहा है, फाइटर होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके बाद हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उसके बाद यूएवीज होते हैं। जैसे कई तरीके के अलग अलग जो होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं। तो फाइटर का काम क्या रहेगा? लड़ाई के टाइम पे कॉम्बैट रोल, मतलब लड़ने के टाइम पे जब यूज किए जाते हैं, जिसमें वेपन्स रहते हैं, मिसाइल्स रहते हैं, तो वो होते हैं हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट। जो कि कौन कौन से हमारे देश में अभी सुखोई Su-30 MKI, जो कि हमने कहाँ से लिया है? रशिया से लिया है। डसो रफाल जो है ये हमने फ्रांस से लिया है। मिराज ये भी हमने फ्रांस से लिया है। देन MiG-29 ये रशिया से लिया है। तेजस जो कि हमारे देश का ही बना हुआ, तेजस Mark 1 और Mark 1 है जो हमारे देश में बनाया गया है। तो ये क्या है? हमारे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट। जेगुआर जो कि ग्राउंड अटैक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? सब फाइटर एयरक्राफ्ट है। उसके साथ ही अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट का काम क्या रहेगा? एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट कैसे भी हो सकता है इंसान को ट्रांसपोर्ट करना, सामान को ट्रांसपोर्ट करना, किसी पर्पज से यूज किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट में हमारा C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हरक्यूल्स, IL-76, AN-32, डोर्नियर 228। तो ये सब जो है क्या है? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। देखिए हमने यूएसए से लिया है, ये यूएसए से लिया है, ये रशिया से लिया है, फिर जर्मनी से लिया है 228। हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर्स ये जो है हमारे मतलब किसी छोटे पर्पस से, अटैक के पर्पस से भी यूज़ किया जाता है हेलीकॉप्टर को भी, और ट्रांसपोर्ट के पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। दोनों पर्पस से यूज़ होते हैं। तो जैसे अपाचे हो गया, ये एक अटैक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जो कि हमने यूएसए से लिया है। उसके बाद चिनूक हो गया, ये सामान को मतलब हेवी अगर ले जाना हो, आपने देखा होगा चिनूक ऐसे दो यहाँ पे पंखड़ियाँ चलती है, इसमें बहुत बड़ा सा रहता है, मतलब बड़ी चीज़ों को अगर ले जाना हो तो उसमें हम चिनूक का यूज़ करते हैं। MI-17 हो गया, ऐसे MI-35 होता है, MI-25 होता है। ALH ध्रुव जो है ये क्या यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। LCH प्रचंड जो है ये भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, मतलब हमारा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। उसके साथ ही हमारे पास एक ध्रुव हो गया, उसके बाद एक रुद्र है। ध्रुव का ही अटैक वाला वर्जन, मतलब इसी का अटैक वाला फॉर्म अगर हम देखें तो रुद्र हेलीकॉप्टर है हमारे पास। तो ये हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स है जो कि हमारी एयरफोर्स यूज़ करती है। उसके बाद ट्रेनिंग, देखिए ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप जाओगे और आपको तेजस में ट्रेनिंग करवाएंगे कि हाँ चलो तेजस में इसको ले जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बेसिक एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग लगेगी, उसके लिए पायलटस है। उसके बाद मिडी मतलब बेसिक ट्रेनिंग जो है हमारे देश का ही बना हुआ STT-40 हो गया। एक किरण भी था हमारे पास जिसका यूज़ होता है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एडवांस अगर ट्रेनिंग हो तो बेहोक जो है, बेहोक जो हमने यूके से लिया है, इसका भी हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये कुछ एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रेनिंग के पर्पज से यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास UAVs है, लाइक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन हो गया। उसके बाद ऐसे कई सारे आगे और हम देखेंगे। तो ये जो है हमारे क्या है एयरक्राफ्ट है जो कि एयरफोर्स यूज़ करता है। देखिए अगर हम देखें और एयरक्राफ्ट्स के बारे में तो एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल वाले एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास क्या है, सुखोई Su-30 MKI 260 सर्विस में है जो कि बैकबोन है। और Su-30 जो है काफ़ी बड़ा और मल्टी रोल अलग अलग पर्पज से यूज़ किया जाता है। डसो रफाल जो है 36 है हमारे पास। उसके बाद डसो मिराज जो है, देखो डसो क्या है, ये डसो एविएशन जो है ये कंपनी है फ्रांस की जो कि एयरक्राफ्ट्स को फॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए इसके नाम के आगे डसो लग जाता है। जैसे सुखोई है ये भी कंपनी है, ये मल्टी रोल फाइटर है। MiG-29 हो गया। उसके बाद अगर हम ग्राउंड अटैक देखें तो हमारे पास जेगुआर है 112 नंबर में। उसके बाद तेजस हो गया Mark 1 जो कि हमारे देश में बना हुआ 4th जनरेशन फाइटर है। इसके बाद हम Mark 2 की बात करें 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे MiG-21 जो है इसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया हमने हमारे तेजस से। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग एयरक्राफ्ट है जो कि हमारी एयरफोर्स में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारे पास अभी क्या है कि चैलेंज है हमारे सामने। और कौन सा चैलेंज है, हमारे स्क्वाड्रन नंबर जो है। देखिए पहले तो धीरे धीरे बढ़ते गए, सबसे पीक रहता है हमारा 41 नंबर स्क्वाड्रन जो कि अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे एयरक्राफ्ट को जब रिटायर करते हैं, हटाते हैं तो स्क्वाड्रन हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ज़रूरत है 42 स्क्वाड्रंस की। ठीक है, अगर
पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से अगर हमारे ऊपर लड़ाई मतलब अटैक होता है, 2 फ्रंट वॉर अगर होती है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास एटलीस्ट 42 स्क्वाड्रंस रहे, जो कि प्रेजेंट टाइम पे अभी 31 है ऑन पेपर। मतलब एग्जैक्ट नंबर कंफर्म नहीं है ये कि 31 ही है, लेकिन जो बताया गया है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज के थ्रू वो क्या है 31 है, जो कि डिक्लाइन हो चुका है। तो ये हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे स्क्वाड्रंस कम होते जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत है कि हम स्क्वाड्रंस बढ़ाएं, तभी हम दोनों तरफ एक साथ लड़ पाएंगे, वरना हमारी एयरफोर्स वहाँ पे कैपेबल नहीं हो पाएगी, एयरक्राफ्ट कम पड़ जाएंगे। तो देखिए हम जो है हमारी एयर पावर को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला तो इंडिजिनस मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसके साथ ही मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, हमारे खुद के एयरक्राफ्ट बना रहे, खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें तेजस जो है सबसे पहला हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमने तैयार किया है तेजस, ठीक है। उसका हम तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 पे भी हम काम करेंगे आने वाले टाइम पे। उसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन अमका जो हो गया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये भी 5th जनरेशन है। मतलब 5th जनरेशन बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसके ऊपर हमारे यहाँ काम चल रहा है। उसके साथ ही हम मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फोर्स हमारी बढ़ा रहे हैं UAVs के थ्रू, अलग अलग सिस्टम लगा के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे एयरफोर्स को एयर पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना और साथ में 42 स्क्वाड्रन तक भी पहुँचाना है। देखिए तेजस की अगर हम बात करें, हमारा खुद का एयरक्राफ्ट है तो इसके बारे में और देख लेते हैं। 36 जो है आ चुके हैं, मतलब अगर हम देखिए तो सबसे पहला हमारा तेजस मार्क 1, फिर मार्क 1A जिसको डिलीवर्ड हो जाएगा बाय 2028 और 2027 से मार्क 2 का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रहेंगे और एडवांस हेलीकॉप्टर्स मतलब एयरक्राफ्ट्स रहेंगे जो कि हमारे एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करवाएंगे। बट देखिए द HIL सेल क्या होता है, मतलब कुछ बहुत पावरफुल चीज़ में कहीं ना कहीं एक कमी आ जाना। तो क्या कमी है हमारे यहाँ, सबसे बड़ी कमी हमारे इंजन की। देखिए हम हमारा एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हम तेजस पे काम कर रहे हैं, हम अमका पे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे, 4.5 पे कर रहे, 4 पे कर रहे, लेकिन इसका जो हार्ट है, जो बेस है, कौन है वो इंजन हमारे देश में हम नहीं बना पा रहे। देखिए तेजस का इंजन भी हम कहाँ से इंडक्ट करते हैं, मतलब कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, USA से GE F404 इंजन जो लगता है हमारा। मार्क 1A में भी जो हमारा F414 इंजन लगेगा, GE F414 इंजन, तो वो भी हम कहाँ से लेते हैं, USA से लेते हैं। और USA अगर डिले करता है इसके इंजन को सप्लाई करने में, तो हमारे एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, इसकी वजह से डिले हो जाता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हम अपने खुद के कावेरी इंजन पे काम कर रहे हैं, जो कि 1980 से चालू कर दिया था कावेरी इंजन, लेकिन वो उसके ऊपर पूरी तरीके से वर्क नहीं हो पा रहा है, उसका जो अभी तक पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप मार्क 1 की भी देखें तो ये सब GF404 इंजन से चल रहा है, मार्क 2 से चल रहा है, अमका उसी से चल रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्शन में डिले हो रहा है और हम इसकी वजह से लैग कर रहे हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो उसका इंजन होता है, वही तो उसे आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो अगर हमारा कंटिन्यूड रिलायंस रहा फॉरेन सप्लायर पे इस चीज़ के लिए, तो ये हमारी ग्रोथ जो है उसको इम्पेक्ट करेगा, उसको बढ़ने में रोकेगा। ऐसे तेजस के लिए भी, अमका के लिए भी, मार्क 2 के लिए भी, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें कि एयर पावर हमारी, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ एयरक्राफ्ट ही, उसके साथ एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी ज़रूरी है। जैसे कि S-400 हो गया, ऑपरेशन सिंदूर में इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, रशिया का है, बराकेट इजराइल का है, स्पाइडर हो गया, आकाश जो हमारा खुद का एयर डिफेंस है। तो ये सिस्टम जो है ये भी हमें क्या करते हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ ही अनमेंड की अगर हम बात करें, मतलब UAVs की अगर हम बात करें, तो हेरोन हो गया, MQ-9 भी हो गया, तपस जो है, ये ड्रोन्स हो गए, ठीक है। तो ये जो है हमने देखा हमारी एयरफोर्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।